इस वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं तुम्हारी दो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुमको प्रोबेबिलिटी में लगती है भाई कि सर प्रोबेबिलिटी की थ्योरी समझ आ रही है लेकिन सवाल नहीं बन रहे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम तुम्हारी है केस स्टडी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस वीडियो के अंदर मैं 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो बेटा तो केस स्टडी जो भी आएगी प्रोबेबिलिटी की तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम पक्का फोड़ दोगे उसको। पहला सवाल तुम्हारे सामने है बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे रैंडम वेरिएबल पे भेजिए सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, एक बार अच्छे से बेटा सवाल को पढ़ लेते हैं। सेल्फ स्टडी helps students to build confidence in learning. It boosts the self-esteem of the learners. Recent survey suggested that close to 50% learners were self-taught using internet resources and upskilled themselves. अब उसने बेटा यहां पर मेरे को डेटा दिया हुआ है, a student may spend 1 hour to 6 hours in a day in upskilling himself or herself. The probability distribution of the number of hours spent by a student is given by this. ठीक है, वेयर एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स। तो पहला सवाल क्या है बच्चा हमारा, आप लोग एक्सप्रेस करिए इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बेटा ठीक है, ऐसी हम प्यारी सी टेबल बना देंगे यहां पर, ठीक है। और यहां पर ऐसे एक ये डाल देते हैं बेटा, ऊपर हम लोग रैंडम वेरिएबल के बारे में बात कर लेंगे, नीचे हम लोग उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर लेंगे। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपकी 1 से लेके 6 तक हो सकती है बेटा। तो यहां पे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देते हैं। तो भाई 1 होगी तो k इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि k, ठीक है। 2 होगी तो बेटा k इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4k। ऐसे ही बेटा 3 के लिए हो जाएगी 9k। अब 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए यही मत अप्लाई कर देना, नीचे जाओ देखो। अब जब तुम 4 के लिए देख रहे हो तो ये हो जाएगा 8k, ठीक है। 5 के लिए देखोगे तो हो जाएगा 10k और यहां पर हो जाएगा 12k। क्लियर कहानी। तो भाई पहला सवाल आपका यहां पर सॉल्व हो गया है। सेकंड सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है भाई, k की वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आपको पता है इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर आप सम करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो इसी चीज को, ये हो गया बेटा पहला सवाल सॉल्व। दूसरा आप लोग कैसे सॉल्व करोगे कि भाई समेशन ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज वुड बी 1, है ना, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 6। तो यहीं पे बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो 1 4 5 5 9 14 14 8 22 22 10 32 32 और 12 44 हो जाएगा बेटा ये। तो 44k इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपकी k की वैल्यू क्या आ गई, 1/44। चलो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द स्टूडेंट। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 लेस देन 6। तो बेटा देखो सेकंड वाला पार्ट करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता, क्योंकि यहां पर सिंपली मेरे को बेटा वैल्यूज रख के ऐड करनी है। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 6 तक। 1 और 6 एक्सक्लूडेड है, यहां पे लिखा हुआ है। तो ये तो सेकंड पार्ट का आंसर तो बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम लोग इस 44 में से एक ये हटा दो 43 और 12 ये हटा दो 31 k की वैल्यू बतानी है। k की वैल्यू है तुम्हारी 1/44। 31 टाइम्स 1/44 तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट के ऊपर वाला पार्ट कर रहा हूं बेटा अब मैं, ध्यान से देखना। फाइंड द मीन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स। मतलब कुछ नहीं बेटा, वो आपसे मीन निकालने को बोल रहा है। मीन का मतलब क्या है, 1k दिस दिस दिस। तो बेटा k प्लस 8k, ठीक है, k प्लस 8k प्लस 27k कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 32k प्लस 50k प्लस यहां पर हो जाएगा 12 6 72। इन सबको ऐड करो बेटा, k की वैल्यू डालो, तुम्हारा थर्ड के पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। इस सवाल को पढ़िए, है ना, आपका बेस थ्योरम पे बेस्ड ये सवाल है। एयरप्लेन्स आर बाय फार, अभी तक गला ठीक था, पता नहीं कहां से चालू हो गई है जैसे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। Airplanes are by far the safest mode of transportation when the number of transported passengers are measured against personal injuries and fatality totals। फिर आपको बेटा दिया क्या हुआ, डेटा यहां पर दिया हुआ है, ये चीज यहां पे रिपीटेड है। तो मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स स्टेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एयरप्लेन क्रैश इज इतना परसेंट, ध्यान रखना। Further, there are 95% chances that there will be survivors after a plane crash. Assume that in case of no crash, all travelers are safe, survive. Let even be the event, लिखा हुआ उसने,
Let E1 be the event that there is a plane crash and E2 be the event that there is no plane crash. Let A be the event that passengers survive after the journey. तो बेटा पहला क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एयरप्लेन विल नॉट क्रैश। एयरप्लेन के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0.000 कितने जीरो है भाई, 4 जीरो है क्या, हाँ 1%। बेटा ये परसेंट है, तो यहाँ पे 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे 2 जीरो और लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1 2 3 4 5 6 और 1। ठीक है, तो ये तुम लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बेटा तुमको क्या मिलेगा 0.999, कितनी बारी आएगा 7 बारी आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आगे 7 है इसके बाद डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये पहले का आंसर क्या हो जाएगा 0.9999, कितनी बारी रिपीट होगा 7 बारी, ध्यान रखना। चलो अब आते हैं बेटा सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 अकर्ड। तो भाई ए क्या है अपना, ए बी द इवेंट दैट पैसेंजर्स सर्वाइव आफ्टर द जर्नी। तो भाई अगर सर्वाइव करवाना है और E1 हो चुका है, E1 मतलब प्लेन क्रैश हो चुका है और लोग सर्वाइव कर रहे हैं, फर्दर देयर आर 95% चांसेस दैट देयर विल बी सर्वाइवर्स आफ्टर अ प्लेन क्रैश। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 अकर्ड क्या है 95/100 यानी कि 0.95 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 अकर्ड। E2 मतलब है बेटा कि क्रैश नहीं हुआ, और उसने बोला हुआ है assume that in case of no crash all travelers survive। तो यहां पर सारे के सारे लोग बचेंगे ना 100 के 100%, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 के बराबर, तो आंसर वुड बी 1.95। ठीक है, थर्ड का पहला पार्ट क्या कह रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, थर्ड का दूसरा पार्ट है बेटा बेस थ्योरम पे बेस्ड। तो चलो थर्ड पार्ट को कर देते हैं। ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। इन शॉर्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ए क्या है अपना इवेंट दैट द पैसेंजर्स विल बी सेव। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पैसेंजर्स सेव रहेंगे चाहे क्रैश हो या ना हो, दोनों केसेस को हम लोग लेंगे और ऐड कर देंगे। तो बेटा अगर तुम्हारा क्रैश हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस 0.00 में बेटा परसेंटेज में ही लिख रहा हूं, ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। अगर बेटा क्रैश हो जाता है तो बचने के चांसेस क्या है 95%, प्लस अगर क्रैश नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, तो देखो यहां पे तुमने जो निकाली थी पार्ट ए में, यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था वो मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या आएगा 100% डालोगे ना, बोलो हाँ या ना। इन शॉर्ट आपने जो ये सेकेंड पार्ट में निकाला है वो यहां पर है, जो सेकंड पार्ट में यहां था वो यहां पर है। इन शॉर्ट यहां पे मैंने 1000 क्यों लिख दिया, 100%। ठीक है, ये आपने जो सेकंड पार्ट में निकाला है वो और कुछ नहीं निकाला है। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे लिखोगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट है, उसमें वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए अकर्ड। E2 मतलब बेटा ये वाली कहानी, तो सिंपल है, तुमको बेस थ्योरम में सिखाया हुआ है कि टोटल प्रोबेबिलिटी को तुम लोग नीचे डाल दो, डिनोमिनेटर में जो थर्ड के ए पार्ट का आंसर था वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा बेटा ये वाला E2 वाली जो संख्या है वो यहां पर आ जाएगी तुम्हारे पास। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर मल्टीप्लाइड बाय 100%। कैलकुलेट तुम कर ही लोगे, मैंने तुमको तरीका समझा दिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कह रहा है बेटा नेक्स्ट सवाल, An insurance company believes that people can be divided in two classes, those who are accident prone and those who are not. The company statistics shows that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6, whereas this probability is 0.2 for a person who is not accident prone. The company knows that 20% of the population is accident prone. What is the probability that a new policy holder will have an accident within a year of purchasing a policy? तो भाई एक्सीडेंट की कहानी है, ठीक है। तो अब एक कंपनी कहती है कि दो टाइप के लोग हो सकते हैं, कि भाई जो एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, ठीक है, जो एक्सीडेंट प्रोन होते हैं ऐसे लिख रहा हूं मैं एपी, और जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं होते हैं, ठीक है।
इसको आप बोल दोगे लेट E1 बी द इवेंट of getting a people that are accident prone and E2 be the event that the people are not accident prone. ठीक है, उसके बाद आपने बोला हुआ है यहां पर द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन. तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 20% यानी कि 1/5. और किसी इंसान की ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है the company statistics shows that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with a probability of 0.6. तो अगर इंसान यहां से आता है, ये वाला इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, whereas the probability 0.2 for a person who is not accident prone. इस वाले इंसान के लिए 0.2 है. अब बेटा देखो पहले पार्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई what is the probability that a new policy holder will have an accident within a year of purchasing a policy. तो भाई देखो चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो, एक्सीडेंट उसका हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. तो ऑब्वियस सी बात है पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि भाई वो एक्सीडेंट प्रोन है, एक्सीडेंट प्रोन था और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, प्लस एक्सीडेंट प्रोन नहीं था यानी कि 80% मल्टीप्लाइड बाय अब उसका एक्सीडेंट हो गया यानी कि 0.2. ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर. सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन. तो अब बेटा बेस थ्योरम लग जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा जो आपने ऊपर निकाला है यही चीज आपकी आ जाएगी बेटा नीचे 0.6 प्लस 4/5 इंटू 0.2. अब आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए बेटा, आपके फेवर्ड केसेस कौन से हैं कि भाई वो कहां से आया हो, एक्सीडेंट प्रोन वाले जोन से आया हो. एक्सीडेंट प्रोन वाला जोन कौन सा था, ये वाला. तो ये चीज आप यहाँ पे न्यूमरेटर में डाल दोगे, आपके सेकंड पार्ट का उत्तर आ जाएगा. ये सारे के सारे तरीकों को समझने के लिए ना एक बारी बस मेरा प्रोबेबिलिटी का वन शॉट देख लेना. कोई क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का या बेस थ्योरम का तुमको परेशान नहीं करेगा. ये सवाल आया था भाई, ये सवाल तुम्हारे सैंपल पेपर में आया था और इस सवाल ने बच्चों को क्या परेशान किया. लेकिन जब अगर तुम्हारे बेसिक लॉजिक्स अच्छे हैं बेटा तो तुम लोग सवाल को बना लोगे. क्या कह रहा है सवाल, अर्का बॉट 2 kgs ऑफ बर्ड्स, केज 1 कंटेन 5 पैरेट्स, 1 आउल, केज 2 कंटेन 6 पैरेट्स. वन डे अर्का फॉरगॉट टू लॉक बोथ द केजेस. और बेटा दो बर्ड्स ना केज 1 से केज 2 में चले गए और फिर साइमल्टेनियसली केज 2 से केज 1 में भी आ गए दो बर्ड्स. तो उसने बोला है कि भाई सारे के सारे बर्ड्स की इक्वल चांस है फ्लाइंग की. When two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew back from cage 2 to cage 1, then find the probability that owl is still in cage 1. तो देखो इसको मैं बढ़िया से तुमको एक्सप्लेन करता हूं, इसके बाद तुमको ये क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेगा. देखो यहां पर है बेटा एक केज 1, ठीक है, और यहां पर है बेटा एक केज 2. इनमें ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इंटरनल ट्रांसफरेंस हो रहा है. यहां पर तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा बर्ड्स की, आई थिंक यहाँ पे 5 पैरेट्स हैं और एक तुम्हारा आउल है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास 6 पैरेट्स हैं. एक बार चेक कर देते हैं भाई गलत तो नहीं लिखी इंफॉर्मेशन. 5 पैरेट्स 1 आउल और 6 पैरेट्स एकदम सही है. अब उसने बोला है कि 2 लोग यहां से यहां जाते हैं और फिर 2 लोग यहां से यहां जाते हैं. तो क्वेश्चन को चालू करने से पहले तुम ये केसेस तो सोचो कि क्या क्या हो सकते हैं बेटा. तो तुम लोग बोलोगे सर केस 1 कुछ ऐसा हो सकता है कि यहां से एक पैरेट और एक आउल चला जाए वहां पर, ठीक है, एक पैरेट और एक आउल चला जाए यहां पर. और फिर क्या हो सकता है कि भाई यहां से यही दोनों लोग वापसी आ जाए, है ना, यहां से यही दोनों लोग वापसी आ जाए, एक पैरेट और एक आउल यहां से वापसी आ जाए. अब मेरे को बता दो अगर ये हो रहा होगा तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा क्या, नहीं. तो यहां पर यही लोग रहेंगे, यहां पे यही लोग रहेंगे, जो भेजे वही वापस ले आया. केस 2 क्या हो सकता है बेटा, केस 2 हो सकता है कि यार यही एक पैरेट और एक आउल गए हूं, लेकिन कहानी क्या हुई हो बेटा, अब वहां से ना 2 के 2 पैरेट उठ के आ गए. 2 आउल आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर सारे के सारे पैरेट्स ही हैं. तो यहां से तुम्हारे पास क्या हुआ बेटा कि 2 पैरेट उठ के आ गए. अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज होगा क्या, बिल्कुल होगा बेटा. तो तुमको पता है यहां पर अब आउल जा चुका है और वहां पर आउल है. तो यहां पर तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, रहेंगे यहां पर भी 6 लोग ही, वहां पर भी 6 लोग, लेकिन यहां पर अब तुम्हारे पास 6 के 6 पैरेट हो गए. ठीक है दोस्त.
और यहां पर क्या गेम हो गया, यहां पर तुम्हारे पास बेटा 5 पैरेट और एक आउल हो गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इंटरचेंज हो गई दोनों केसेस में। और यहां पे देखो केस 3 क्या है मुन्ना, केस 3 ये हो सकता है कि भाई तुम दो के दो पेरेंट्स यहां से चले जाए, दो के दो पेरेंट्स यहां से चले जाएंगे तो दो के दो पेरेंट्स ही वापस आएंगे, सिंपल केस है, बोलो हाँ या ना। क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, नो, स्टिल यही वाला केस रहेगा। अब देखो, अब सवाल को पढ़ना, तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। When two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew back from cage 2 to cage 1, ये हमने विजुअलाइज कर लिया। पूछ क्या रहा है, then find the probability that the owl is still in cage 1। आउल जो है बेटा वो केज 1 में है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। आउल केज 1 में कौन कौन से केसेस में है बेटा, यहां पर है, ठीक है, केस 1 में है, और उसके साथ साथ कहां पर है, केस 3 में है। केस 2 में तो वो यहां पहुंच गया ना, केज 1 में आउल हो वो वाली प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो केसेस तो ये सारे के सारे हैं, मतलब टोटल केसेस ये हो जाएंगे और प्रेफर्ड केसेस हमारे ये हो जाएंगे, बोलो हाँ है ना। इसमें तुमको फालतू के लिए बेस थ्योरम और तुमको टोटल प्रोबेबिलिटी ये सब घुसाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल तुम उसको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की तरह कर सकते हो कि भाई यहां से तुम्हारे फेवरेबल केसेस निकालो और टोटल केसेस से तुम इसको डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है। तो तुम्हारा फेवरेबल केस क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो एक पैरेट और एक आउल को ऐसे ही भेज दोगे या फिर थोड़ा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा। 6 लोग हैं, ठीक है। अब इन 6 लोगों में से ध्यान से सुनना, इन 6 लोगों में से तुमको 2 लोग भेजने हैं, बोलो हाँ या ना। इन 6 लोगों में से तुमको 2 लोग भेजने हैं और तुमको करना है कि 5 तुम्हारे क्या कहते हैं, एक तुम्हारा पैरेट चला जाए और एक तुम्हारा आउल चला जाए। तो कैसे भेजोगे बेटा, इन 6 में से सबसे पहले पैरेट को उठा लो। तो इन 5 पैरेट में से तुमको एक पैरेट चूज करना है, तो तुमने कर लिया 5C1, 5C1। फिर तुमको एक आउल में से एक आउल चूज करना है, यानी कि 1C1 हो जाएगा, ये लिख नहीं रहा मैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से यहां पहुंच चुके हो, अब यहां से यहां का केस भी तो देखोगे ना। तो यहां पर तुम लोग जब ये वाली चीज करवाई, तो अब यहां पे बेटा 7 पैरेट और एक आउल हो चुके हैं, यहां पर अब 8 लोग हो चुके हैं ट्रांसफर होने के बाद। तो क्या है बेटा, 7 पैरेट और एक आउल, तुमको एक पैरेट और एक आउल वापस भेजना है। तो 7 में से एक इंसान चूज करना है और एक में से एक इंसान चूज करना है, उसको मैं नहीं लिख रहा, वो 1 ही हो जाता है, ठीक है। प्लस फेवरेबल केस लिख लो बेटा, यहां पर 2 पेरेंट्स को भेज रहे हो तुम, तो एक बात बताओ, इन 5 में से ही 2 को चूज करोगे और 1C0 लिखोगे क्या, ठीक है। फिर यहां से तुम लोगों को 2 पेरेंट्स वापस भेजने हैं, यहां पे टोटल 8 लोग हो गए होंगे, ध्यान रखना। 8 में से अब तुमको 2 चूज करने हैं, ये हो गए तुम्हारे फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस में ये दोनों तो आएंगे ही, सिर्फ ये वाला रह गया। तो नीचे ये दोनों के दोनों को तो लिख ही दो, 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 7C1 प्लस 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 8C2 प्लस जो चीज रह गई सेकंड वाला केस वो और लिख दो बेटा। यहां पर एक पैरेट एक आउल भेजना है, तो वो कैसे जाएगा, 5 में से एक इंसान चुनना है, एक में से एक इंसान तो बेटा जाएगा ही जाएगा, 1C1 हटा दो, उसको लिखो मत। फिर यहां से तुमको क्या करना है, यहां से अब तुमको 2 पैरेट्स भेजने हैं, 2 पैरेट्स भेजने हैं, और यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अब 7 पैरेट और एक आउल का है। तो बेटा 2 पैरेट्स भेजने हैं, मतलब 7 में से 2 ऑप्शन चूज करने हैं और 1C0 लिखोगे क्या, ठीक है। तो अब इसको बस सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बेटा, 5 × 7 35 प्लस ये हो जाएगा 5C2 और 8C2। तो 5C2 तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 5 × 4 बटे 2, तो ये हो जाएगा 5 × 2 10 मल्टीप्लाइड बाय 8C2 किसके बराबर होता है बेटा, 8 × 7 बटा 2, तो ये हो गया 56 और ये हो गया 28, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, ये तो आएगा ही आएगा, और सिर्फ इसको देख लो ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 5 × 7C2 किसके बराबर होता है भाई, 7 × 42 42 बटे 2 21, ठीक है। तो 21 × 5 हो जाएगा, तो नीचे आएगा बेटा 35 प्लस 280 प्लस 21 × 5 105। ऊपर वाली चीज को सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा बेटा,
वैसे ये भी 35 के टेबल में ही आता है, 35 इंटू 8 हो गया ना ये। हाँ तो 35 इंटू 8 और ये हो गया बेटा 35 इंटू 3। तो ये तो सारी चीजें कट रही हैं यार। तो ये हो जाएगा 35 और 280, 315 अपॉन में 315 में 105 जोड़ोगे बेटा तो ये हो जाएगा 420 और 100 कितना ये बेटा 3/4 हो रहा है ना, एक बार चेक करना। हाँ 3/4 हो रहा है बिल्कुल, यस। सो दिस इज 3/4। तो पहले पार्ट का आंसर है तुम्हारा 3/4। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकेंड पार्ट अब तुमको और सिंपल लगेगा। When two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew back from cage 2 to cage 1, the owl is still seen in cage 1। मतलब पहले वाले को ही कंटिन्यू कर रहा है। What is the probability that one parrot and the owl flew from cage 1 to cage 2? देखो तुमने यहाँ पे जो किया है बस अब वो ये बोल रहा है कि तुमने जो यहाँ पर केस 1 और केस 2 को लिया था वो बोल रहा है कि केस 1 से हुआ हो वाला कार्यक्रम बता दो मेरे को। तो केस 1 वाला कार्यक्रम ये 35 वाला है, बोलो है ना, 35 वाला है। और तुम ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि तुम इसको ना ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया तुम्हारा 315/420 और इसमें से ये 35 वाला तुम्हारा फेवरेबल है 420 में से, ठीक है। ये वाले चांसेस तुमसे पूछ रहा है। ये लो आंसर आ गया तुम्हारा 35/315 हो जाएगा 1/9 के बराबर। तो सेकंड पार्ट का आंसर तुम्हारा 1/9 में खत्म। समझ आया, चमका। चलो ये है बेटा पांचवा सवाल। और पांचवा सवाल तुमको खुद करना है। तुमको पता है भाई, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं, मेहनत साथ में भी करवाऊंगा और तुमको इस क्लास के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होगी। ये कंफर्ट जोन जो तुम पैदा कर लेते हो ना एक टीचर के अराउंड, कि टीचर के साथ साथ करते हैं तो बेटा क्वेश्चन बनते रहते हैं। जेन्युइनली क्वेश्चन तब बनने लगेंगे तुमसे जब तुम अपने स्टडी टेबल पे बैठ रहे हो, तुम क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो और खुद से प्रोसेसेस को अप्रोच कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है, वरना तुम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं करोगे। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि जो ये होमवर्क दे रहा हूं तुम लोग करो और इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।